और ये जो 3 लेवल हैं सेल्फ के, ये किसने बताए थे? ये प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। तो अभी हम क्लासिकल थिंकर, एक क्लासिकल थिंकर है प्लेटो, उसको डिस्कस करें। और लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि प्लेटो के ख्याल में हर ह्यूमन बीइंग के सेल्फ के 3 लेवल्स हो सकते हैं। एक इंस्टिंक्चुअल लेवल है, एक इमोशनल लेवल है और एक रैशनल लेवल है। लास्ट क्लास में हमने इंस्टिंक्चुअल लेवल को डिस्कस किया था और आपको ये बताया था कि इंस्टिंक्चुअल सेल्फ जो है वो आपसे जो डिमांड करता है या जो उसकी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किए बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता प्लेटो के ख्याल में। लेकिन जो चीज़ उसको डिफरेंशिएट करती है वो ये कि द वे ही सेटिस्फाई हिज इंस्टिंक्चुअल नीड्स। तो इंस्टिंक्चुअल नीड्स को वो कैसे सेटिस्फाई करता है ये डिफरेंशिएट करता है इंसान में और नॉन ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन में जो डिफरेंशिएशन है वो इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पर नहीं है, क्योंकि एनिमल्स भी उतने ही इंस्टिंक्चुअल हो सकते हैं जितने इंसान हैं। और अगर एक आदमी अपनी इंस्टिंक्ट्स को इंस्टिंक्ट्स के प्लेन पर ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा तो फिर इंसान में और जानवर में फ़र्क नहीं रहेगा। तो रैशनल सेल्फ का क्या काम होता है? आपकी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना और आपकी इंस्टिंक्ट्स को रियलाइज करना विद इन रैशनल पैरामीटर्स। ये प्लेटो का ख्याल है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और फिर आपको ये बताया था कि रैशनल चैनल्स के थ्रू इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के रैशनल पैटर्न्स ऑफ लाइफ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैरिज का इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं। आप जो है अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए औकात डिटर्मिन करते हैं खाने पीने के। इसी तरीके से आप अपने एग्रेशन के लिए स्पोर्ट्स और कंपेटिटिव एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं। इंस्टिंक्चुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप स्टेट स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। स्टेट आपकी इस इंस्टिंक्ट को कि आप महफूज रहें, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे, वो इंस्टीट्यूशंस डेवलप करती है आपको। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे इमोशनल सेल्फ। तो प्लेटो का ख्याल है कि जब इंसान इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ये रिलेटिवली मोर सुपीरियर लेवल है ह्यूमन एक्सप्रेशन का एज कंपेयर टू देयर इंस्टिंक्चुअल साइड। जब आप इमोशनल, जिस तरह आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसी तरह आपकी इमोशनल नीड्स भी होती हैं। जिस तरह आपको भूख प्यास लगती है इसी तरह आपकी कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करे या आप किसी से मोहब्बत करें या आप किसी के लिए क़ुरबानी दें या कोई आपके लिए क़ुरबानी दे या आप किसी के साथ हमदर्दी करें, कोई आपके साथ हमदर्दी करे। तो ये जितने भी आपके इंस्टिंक्चुअल एक्सप्रेशंस होते हैं उस जिस तरह वो बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड होते हैं इसी तरीके से आपकी कुछ इमोशनल नीड्स भी होती हैं। तो प्लेटो के ख्याल में इमोशंस जो हैं वो that makes your life more beautiful, सही है, that makes your existence more beautiful, that makes your existence exciting, सही है। तो इन इमोशंस का होना तो इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इमोशंस आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो जो चीज़ इमोशनल साइड की पॉजिटिव है उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि प्लेटो के ख्याल में इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, सही है। इमोशंस को कंट्रोल करना रैशनल सेल्फ का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यानी कि पर्पस ऑफ योर रैशनल सेल्फ इज़ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड मेक यू अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो इमोशंस को कंट्रोल किए बिना आप अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं, एक इमोशनल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो प्लेटो के ख्याल में ये रेकमेंडेड लाइफ नहीं होगी, ये रेकमेंडेड पैटर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इमोशंस जो हैं उसमें कुछ इनग्रेन्ड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों का कोई ऐसा जानने वाला जो कि इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप है, बहुत ज़्यादा,
है कोई ऐसा आपका जानने वाला जो बहुत ज़्यादा इमोशनली ऑब्सेस्ड हो, जज्बाती हो बहुत ज़्यादा? है कोई ऐसा? ये सब नहीं होता। तो उनके साथ रहते हुए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? सोच समझ के बात करनी, ये तो कोई सभी से सोच समझ के बात है नहीं। अनप्रिडिक्टेबल होने से क्या प्रॉब्लम पैदा होता है? समझते नहीं हाँ, इंटरेक्शन मुश्किल हो जाता है। बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव इंसान के साथ मजबूत रिलेशनशिप नहीं बना सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जब आप सामने वाले को इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप देखते हैं तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को लिमिट करना शुरू करते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो चलते हैं वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पर चलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला आपके इस इजहार को किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको यही नहीं पता कि सामने वाला अगले लम्हे किस तरह बिहेव करने वाला है, तो आप उसके साथ अपने रियल फीलिंग्स, अपने रियल आर्ग्यूमेंट्स, अपने रियल आइडियाज शेयर नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि आप अपने उस इमोशनली चार्ज्ड अप इंडिविजुअल को नॉर्मल नहीं समझते। क्योंकि आप उसको नॉर्मल नहीं समझते, इसलिए आपका उसके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल रिलेशनशिप होता है। एबनॉर्मल रिलेशनशिप इंसान बरतता नहीं है, भुगतता है। तो इंसान इमोशनली चार्ज्ड इंडिविजुअल्स के साथ मजबूत रिश्ते इसलिए नहीं बनाता कि वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। और चूंकि वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, इसलिए आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी के लिमिटेड एरियाज के अंदर इंटरैक्ट करते हैं और ओवरऑल लाइफ को उनके साथ शेयर नहीं करते। दूसरा मसला ये होता है कि जो इमोशनली चार्ज्ड अप इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके मूड स्विंग्स होती हैं। इन स्विंग्स की वजह से आप अपनी जो रैशनल पैटर्न ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न ऑफ लाइफ है आपकी ज़िंदगी का जो आपको चलाना है। आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो आपको चलाना ही चलाना है। और कुछ इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे छोटे बच्चे आप पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे इंसान जो कि इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो या इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ देयर रैशनल सेल्फ हो, ऐसे इंसान रिलायबल नहीं होते कि आप उन पर डिपेंड करें। ये डिपेंडेंसी जो होती है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर आपको ये ख़तरा हो कि ये सामने वाला रिलायबल नहीं है, इसलिए नहीं कि वो एक बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए कि उसकी इमोशनल स्विंग्स जो हैं वो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप को लिमिट करना शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी मजबूत रिश्ते होते हैं ना, वो जज्बों की बुनियाद पे खड़े नहीं रहते। जैसे हमारे यहाँ जो डिजिटल लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ पिछले 200-250 सालों में, जो आपने लिटरेचर प्रोड्यूस किया, उसके अंदर आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो डोमिनेंट डिस्कोर्स रहा वो फ़लसफ़े का नहीं रहा, वो डोमिनेंट डिस्कोर्स पोइट्री का रहा। आपने बड़े पोइट्स पैदा किए, ये सही बात है कि आपने जो पोइट्स पैदा किए वो दुनिया में बड़े लोग हैं, लेकिन आप उनसे रहनुमाई हासिल नहीं कर सके।
क्यों नहीं रहनुमाई हासिल कर सके? इसलिए कि वो पोइट्री है। पोइट्री की बुनियाद पर आप एक रीजनेबल रैशनल मैकेनिज्म ऑफ थॉट डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप एक गजल की एग्जांपल ले लें, गजल के हर शेर दूसरे शेर से अलग होता है। अब अगर गजल का हर शेर दूसरे शेर से अलग है तो वो खूबसूरत तो है, लेकिन मैं करूं क्या उससे? मैं बस आप इंजॉय करें, एस्थेटिसाइज करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर मुझे एक रैशनल प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करना है, तो ये मुमकिन है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल इंटेलेक्चुअली साउंड आदमी ये कर सके, लेकिन एक आम आदमी के बस से बाहर है कि वो ये कर सके। उसकी वजह ये है कि आपने सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, उसने एक इल्यूजन ये भी प्रोड्यूस किया कि मोहब्बत होता है रिश्ते की बुनियाद। रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत नहीं होता भाई। रिश्ते की बुनियाद अगर मोहब्बत पे हो तो मोहब्बत जो है वो फ्लक्चुएट करती है। मोहब्बत कभी एक स्टेट के ऊपर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जज्बा है, और जज्बा जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अगर आप कभी भी किसी जज्बे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करें ना, तो वो नहीं बन सकता। वो कोई रैशनल नहीं होता कि आप उसके सेम सीक्वेंस को वो फॉलो कर रहा हो, बल्कि अगर आप उसका कोई रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो वो इस तरह की होगी। अगर आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखें तो लोग कहते हैं कि मोहब्बत जो होती है आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत करती है, मोहब्बत अगली भी करती है। उसकी वजह ये होती है कि मोस्ट ऑफ द आपने जो सब कॉन्टिनेंट में लिटरेचर प्रोड्यूस किया, सारे मोहब्बत करने वाले शायर थे, और अपने तखल्लुस उन्होंने क्या क्या रखे थे? दाग, जिगर, सौदा, जख्मी। क्यों हो रहे हैं सब जख्मी? क्या हो रहा है उनको? क्यों हो रहे हैं वो? एक जज्बा उनको क्यों कर रहा है जख्मी? तो जब हम रिलीजियस वे ऑफ ह्यूमन नेचर करेंगे तो उस वक्त हम इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली हम डिस्कस करेंगे, और हम इसकी कोर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस हद तक कि प्रॉब्लमेटाइज हो ये प्रॉब्लम कि जज्बे की बुनियाद पर आप मोहब्बत कायम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने एक इंसान से इसीलिए शादी कर ली कि वो उससे मोहब्बत करता है, और आपने कहा कि चूंकि मोहब्बत करता हूँ इसलिए शादी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मोहब्बत अपने उरूज पे पहुंच के क्रॉस कर गई तो क्या आप रिश्ता खत्म कर दोगे? अब नहीं रही मोहब्बत, फिर क्या करें? छुट्टी कर दें उसकी? बच्चे, फैमिली, उसकी डिपेंडेंसी, वो तो कर रही है आपसे मोहब्बत, आप नहीं कर रहे, आपकी खत्म हो गई मोहब्बत या उसकी खत्म हो गई। तो दुनिया में जब भी आप रिश्तों को जज्बों के ऊपर रिड्यूस करेंगे, रिश्ता नहीं चलेगा भाई। रिश्ते चलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पर। ये मेरा ख्याल नहीं है, ये प्लेटो का ख्याल है। प्लेटो के ख्याल में इमोशनल लाइफ जो होती है वो उसकी बुनियाद पर आप एक ऑर्डर लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? क्योंकि जज्बे जो है वो वेरी करते हैं और कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। जज्बे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करते आपकी रैशनल कोहेरेंस को। तो जो जिंदगी चलती है वो सिमेट्री, कॉम्पोजिशन, हार्मनी की बुनियाद पे चलती है। अगर आपने ये समझा कि मैं जज्बा है, इस जज्बे की बुनियाद पर एक्ट कर दूं, जज्बे की बुनियाद पे आपने एक्ट तो कर दिया, लेकिन जब वो जज्बा कमजोर पड़ा या वीक हुआ या चेंज हो गया तो आपने तो एक्ट तो कर दिया, अब क्या होगा उसका? तो जो एक्सिक्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस होता है, अगर वो इमोशनली डोमिनेटेड है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत डेंजरस है और रिलायबल नहीं है। वो प्लेटो के ख्याल में, प्लेटो के ख्याल में जो मजबूत रिश्ते होते हैं वो मोरालिटी की बुनियाद पे खड़े होते हैं।
या रैशनैलिटी की बुनियाद पे खड़े होते हैं, और इंसान उसमें इमोशंस का होना रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। तो ये वो नहीं कह रहा कि आप एंटी इमोशनल नहीं है, वो इज नॉट एंटी इमोशनल। वो ये नहीं कह रहा कि आप इमोशंस को ना आने दें जिंदगी, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि इमोशंस सबऑर्डिनेट होने चाहिए रैशनल सेल्फ के। इसके लिए आई डोंट नो कि ये बहुत ज़्यादा डेंस तो नहीं हो रहा। अगर मुझे, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर मैं रोकता भी हूँ कि मुझे ऑडियंस जो है मुख्तलिफ वो इसकी होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर लोग, अगर आप कहें तो मैं और नीचे ले आ सकता हूँ अभी आर्गुमेंट को, या फिर मैं जो इमोशनल एग्जिस्टेंस होती है ना इंसान की, उसकी बुनियाद पर आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप्स को। लेकिन जब ऑर्डर करते हैं ना आप इमोशंस को, तो प्लेटो का ख्याल है आपको इमोशंस को स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको रैशनैलिटी की बुनियाद पर इमोशंस को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। रैशनैलिटी की बुनियाद पर इमोशन को स्टैंडर्डाइज करने की बहुत सारी दलाइल वो देता है, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट है जिसको वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है वो ये कि एक, वो ये कहता है कि रैशनैलिटी जो है वो इमोशंस को कॉन्टेक्स्ट देती है, और रैशनैलिटी ही इमोशंस की लिमिट्स को डिटरमिन करती है। What does it mean? It means that it is your rational self which determines the limits of legitimate of expression of your emotions, and it is the rationality which determines the context of your emotional expression. मतलब ये कि अगर आप एक जज्बे का इजहार कर रहे हैं, तो उसका जो तनाजुर होना चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट, वो रैशनल होना चाहिए। अगर वो रैशनल नहीं है और आपने वो जज्बा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो कर रहे हो, पीपल वोंट टेक यू एज नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, पीपल विल टेक यू एज एबनॉर्मल। जैसे रोना एक इमोशनल एक्सप्रेशन, हंसना एक इमोशनल एक्सप्रेशन। आप लोगों को अपने रोने पे कंट्रोल है? कितने लोगों को है? सही। और कितने लोगों को नहीं है? अब मैंने इतनी गंदी गंदी बातें कर दी इमोशन की, तो सब लोग बोल रहे हैं मैं तो बिल्कुल रैशनल इंसान, कंट्रोल नहीं है। नहीं, मौके के बहुत सारे लोग नहीं। मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है, जहाँ पे एक आदमी की मौत हो गई वहां पे हंसना शुरू कर दिया, तो आप लोग उसको क्या लेंगे? है? एक आदमी को जहाँ पे हंसना चाहिए वहां वो रोना शुरू कर दे। नहीं, मिसाल नहीं सही है, खुश हो। जैसे कोई मेडल मिलता है, स्पोर्ट्स में जीतता है, वो रो पड़ता है, ये नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे रुखसती के वक्त लड़की रोती है, शादी जब होती है लड़की रुखसत होते हुए रोती है, तो लड़की के रोने की एक रैशनल जस्टिफिकेशन है ना, कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है। एक फियर भी होता है एक नए रिश्ते का, एक दूसरे घर में जा रही है, फिर जो रिश्ते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो अगर वो रो रही है तो लोगों को रीजनेबल लगता है उसका रोना। लेकिन अगर लड़का रोना शुरू कर दे उसी वक्त, तो उसको कहेंगे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। सबसे पहले रोना कौन बंद करेगा? लड़की रोना बंद करेगी सबसे पहले, कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन ये मैं पगला तो नहीं है, पागल तो नहीं है ये, इसका रोने का टाइम कल से शुरू होगा। अभी कहाँ से रो रहा है? अभी से क्यों रो रहा है? बेवक्त क्यों? और लड़के के जो माँ बाप होंगे एम्बैरेस होंगे, वो इनको एम्बैरेसमेंट होगी कि हमारा तो क्या है कि मैं किसी अपनी बीवी के आंख में आंसू नहीं देख सकता, और धाड़े मार मार के रोना।
तो लड़की के माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान है? क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमोशन लुक्स अगली, सो ugliness of the emotion is the denial of the domination of your rational self. तो चूंकि इंसान ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इमोशंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिवील ना करें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपने किया, कर सकता है इंसान, नोबडी नोज, लेकिन अगर कोई इंसान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन देता है तो लोग उसके बारे में ये समझते हैं कि ये इंसान तो है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, यानी कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते। और ऐसे इंसान पे जो जिसमें कोई इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। प्लेटो कहता है ये लिमिट है आपकी ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट इमोशंस, पीपल ट्रस्ट रैशनैलिटी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को पैटर्न देती है, ऑर्गेनाइज करती है। और प्लेटो ने, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्लेटो का क्या ख्याल है? इंसान एसेंशियली रैशनल ही होता है। लिहाजा अगर कोई इंसान उसे रैशनल ना लगे ना, तो फिर इंसान उसको मुकम्मल इंसान नहीं मानता। तो आप लोगों का नहीं पता, लेकिन प्लेटो यही कहता है कि अगर कोई इंसान की जो रैशनल सलाहियत है उसकी इमोशनल लाइफ को मैनेज करने में, ऑर्डर करने में, हार्मोनाइज करने में कामयाब नहीं हो रही, तो फिर इंसान जो है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्या है? मूड स्विंग्स है बस, और कुछ नहीं है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर प्लेटो के ज़माने में तो जाहिर है कि बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं हुआ था, लेकिन प्लेटो के ख्याल में मूड स्विंग्स जो है वो इंसान की एक रीजनेबल एग्जिस्टेंस को इम्पॉसिबल बना देते हैं। इम्पॉसिबल हो जाता है उस इंसान के साथ रिश्ता बनाकर उसके साथ चलना। गो के वो पागल नहीं है, लोगों को उसके बावजूद उसके साथ रिश्ते को मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक इमोशन आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिट्स ऑफ ह्यूमन रीजन को एक्सीड कर रहा है। मिसाल के तौर पे किसी बात पे आप, फर्ज किया मैंने इनका ये पेन ले लिया, और पेन ले लिया, ये पेन इनका था 10 रुपए का, ये पेन लेके मैंने अटेंडेंस ली और ये पेन लेके मैं घर ही चला गया, लेट्स सपोज। इसकी बुनियाद पर इनको सदमा पहुंचा कि यार मेरे 10 रुपए का पेन ये ले गए। इस पे कितना अफसोस कर सकते हैं? अगर फर्ज किया कि ये रोना शुरू कर दे इस बात, तो तुम लोग सब परेशान हो जाओगे ना कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? नहीं, वो ले गया मेरा पेन ले गया तुम्हारा। कौन ले गया? वो वहाब सूरी ले गया पेन। और तो दूसरे लोग कहे अच्छा भाई हमारे पेन ले लो, ये लो, सब अपने अपने पेन देंगे, लेकिन कहे नहीं मेरा पेन तो ले गया ना। क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया? और सर पीटना शुरू कर दे अपना। तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो है, जैसे बहुत सारे लोग गमों गुस्से का शिकार हो जाते हैं, देखा है आपने? गम भी होता है और गुस्सा भी होता है, देखा है आपने? घर में अपने आप को मार भी रहे होते और रो भी रहे होते। अगर वो अनरीजनेबल बात पे कर रहे हो, यानी कि इतनी सी बात पे, तो लोग ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, इतनी सी बात पे इतना रो रहा। एक बार मैं एक क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने जो है वो बहुत बुरा काम किया है। अच्छा क्या बुरा काम? तो सर वो मैंने अपने नोट्स जो है, अपनी क्लास फेलो को नहीं दिए। एग्जाम्स होने से पहले नोट्स नहीं बनाते बच्चे। मैंने कहा अच्छा नहीं दिए तो कोई बात नहीं, देना चाहिए, हर एक को अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो नहीं सर वो मेरी दोस्त थी, मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, मैंने उससे कहा नोट्स तो मैं नहीं लाई। मैंने झूठ बोला। मैं उन लोगों को पढ़ाता था एथिक्स की क्लास थी, एथिक्स के ही नोट्स थे,
और वो ये समझी कि मैं बड़ा एथिकल इंसान हूँ, बड़ा नेक, ये समझी वो ऐसा समझी कि वो ये बता रही थी कि जो कुछ आपने पढ़ा है ना उस पे मैं अमल करती हूँ, पूरी जिंदगी अमल करूंगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं भी अपने नोट्स किसी को नहीं देता, नहीं अगर कोई आपने, मैंने कहा मैं झूठ बोलता था भाई, मैं नहीं है नहीं भाई। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो धोखा दिया है ना उसको, और इस बात पे उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा एक दो आंसुओं के बाद चुप हो जाएगी, उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा, रोए जा रही। मैंने कहा भाई तुम क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे, और मैं उसे शाउट किया, डांटना पड़ा मुझे। और उसके बाद जब भी वो कभी आती थी सर वो, तो मैं भाग जाता था अपने कमरे से। क्यों? क्योंकि मैं नया नया अपॉइंट हुआ था, बराबर में सीनियर प्रोफेसर्स बैठे होते थे, वो कहते हैं क्या क्यों रो रही है लड़की तुम्हारे कमरे में बैठ के, क्या कर रहे हो तुम? तो बताने का मतलब ये कि आप इंटेलेक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, तो इमोशनल सेंसिटिविटी भी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। अब इसमें एक कैच है, कैच इसमें ये है कि अगर आपने इसको एब्स्ट्रैक्शन में देखा और आपने एक जस्ट सोशल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, जैसा कि प्लेटो चाहता है कि हो, एक जस्ट स्टेट मौजूद नहीं है, यानी कि जो जस्टिस कर सके, एक जस्ट सोसाइटी नहीं है जो कि जस्ट स्टेट को प्रैक्टिस कर सके, तो एक जस्ट इंडिविजुअल भी पैदा नहीं होगा। प्लेटो ऐसा समझता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमोशनल सेंसिटिविटी और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को डिटरमिन करने का जो फैक्टर है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो जिंदा है। तो ये पॉसिबल है कि एक माशरा इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाए, माशरा सिक हो, आदमी ठीक हो, माशरा बदमाश हो। माशरा अगर सिक है और एक इंसान के अंदर कोई इमोशनल अराउजल हो और माशरा उससे कहे ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है। एक इंसान अपने माँ बाप के लिए परेशान है, लेकिन उस माशरे के अंदर सब के सब लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, सारे के सारे लोग, लेकिन वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है और वो कहता है कि नहीं मुझे फिक्र होगी, मुझे परेशानी होगी, मैं अपने माँ बाप को नहीं करवाऊंगा। तो लोग उसे कहें तुम इमोशनली सेंसिटिव हो, या इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से तुम एक एबनॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो, तुम एबनॉर्मल इंसान हो। तो नॉर्मल इंसान वही है, माशरा एबनॉर्मल हो गया। फर्ज ये है कि हराम का निवाला नहीं खाऊंगा ना खा, तो उस आदमी का क्या नाम रखते हैं उस इदारे के अंदर लोग? पागल है ये। मतलब आप इतनी सी बात को राई का पहाड़ बना रहे। हरामी तो हराम थोड़ी, ये तो गिफ्ट है, ये तो मोहब्बत है, ये वो मिठाई है, या ये वो हलवा है, या कुछ भी, कोई भी नाम रख देते हैं उसका, चाय पानी है वगैरह वगैरह। तो कहे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो लोग कहेंगे भाई ये पागल आ गया है हमारे इदारे के अंदर, ये हम लोगों को जीने नहीं देना चाहता, ये एक रैशनल। उसने कहा नहीं मैं सबसे लड़ूंगा, इससे भी लड़ूंगा, उस तो लगे भाई ये सबको मरवाएगा भाई, ये किश्ती डुबोएगा सबकी। तो प्रॉब्लम प्लेटो ये कहता है कि इमोशंस बुरे नहीं होते, लेकिन इमोशनल लिमिट्स को डिटरमिन करने का पैरामीटर इंडिविजुअल सेल्फ के अंदर तो है, लेकिन वो अगर एक सिक सोसाइटी के अंदर होगी या एक सिक स्टेट के अंदर होगी जिसमें लॉ नहीं है मौजूद, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पर इनजस्टिस है, तो लोग ये कहेंगे कि अब नॉर्मल ये है कि अपने जज्बात को कंट्रोल करो, लेकिन अपने जायज़ जज्बात को कंट्रोल करो और अपने नाजायज़ जज्बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दैट इज़ द मोस्ट हॉरेबल थिंग। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप अपने बच्चे को सच सच बताइएगा, ईमानदार बनाना सिखाते हैं या बेईमान बनाना सिखाते हैं घर वाले?
ईमानदारी की तरबियत देते हैं या बेईमानी की तरबियत देते हैं हम? अगर आपने ईमानदारी की तरबियत दी तो बच्चा मारा जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आपने कहा कि अगर कोई तुमसे रिश्वत मांगे तो नहीं देना, अगर उसने रिश्वत नहीं दी उसका काम नहीं होगा, मारा जाएगा वो। तो माँ बाप कहते हैं अगर फर्जिया कोई गुंडा आपके पास आ जाए और आपसे कहे ये दो मुझे वो दो, तो उसको आप करेज नहीं सिखाते, आप उसे कहते हैं बेटे मोबाइल दे देना। अच्छे माँ बाप क्या ये कहते हैं क्या नहीं कहते? जब भी कोई गुंडा आ जाए तो तुम अपना मोबाइल उसको दे दो, जब भी कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे घर पे आ जाए बकरे की खाल दे दो, जो भी तुम्हें जो बदमाश तुमसे जो बदमाशी करना चाहे वो बदमाशी करो। तो आपके एक बहादुर कौम पैदा होगी। कैसे बहादुर कौम पैदा होगी भाई? आप तो उसको बचपन से सिखा रहे हो, जब भी कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे सामने आए उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो। और आप क्यों ये कह रहे हो? आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको लगता ये है कि लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मेरा बच्चा करेगा मारा जाएगा वो, उसको कोई स्टेट क्राफ्ट नहीं है, पावरफुल स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, बदमाश आदमी छूट जाता है, अदालत के अंदर सैकड़ों केस चलते रहते हैं। एक बच्चे ने अपने बहन को बचाने की कोशिश की, उसको गिरा के मार दिया एक आदमी ने, आज तक उसको सज़ा नहीं हुई। स्टेट ने क्या मैसेज दिया लोगों को कि आपकी बहन को कोई छेड़े तो आप क्या करो? तो नहीं मैं जज्बाती हूँ, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बेगैरत हो जाओ। तो हम लोगों ने क्या उसूल बनाया है? इज्जत आनी जानी चीज़ है, आदमी को बेगैरत होना चाहिए। तो अगर फर्ज किया कि ये आपका उसूल है तो आप ये कहें कि भाई आप अपने जायज़ जज्बा गैरत जो अपनी बहन को वो बचाना चाह रहा था, इसकी वजह से मारा गया ना, वो इसकी वजह से मारा गया। अगर वो बेगैरत हो गया था वो भी खुश हो जाता, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरी बहन के साथ, अब मैं भी करता हूँ ये, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्लेटो ये कहता है, ये प्लेटो हज़रत ईसा की पैदाइश से 300-350 साल पहले उसने ये बताया कि अगर आपका स्ट्रक्चर स्टेट स्ट्रक्चर जस्ट ना हो, अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर जस्ट ना हो, तो फिर जस्ट सोल पैदा नहीं होगा। आप वो उन इमोशंस को कंट्रोल करेगा जो कि जायज़ होंगे, और नाजायज़ इमोशनल एक्सप्रेशन को वो लेजिटिमाइज करे, क्योंकि माशरा करप्ट है, चूंकि स्टेट जो है उसके जो करेज है उसको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो माँ बाप उसको डरपोक बना देंगे, वो डरपोक हो जाएगा। वो अपनी जायज़ जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको इस हद तक कंट्रोल करेगा कि वो एक पपेट बन के रह जाएगा उस एबनॉर्मेलिटी का जिसके अंदर, और अपनी उस एबनॉर्मेलिटी को वो नॉर्मल समझेगा। और अगर कोई आदमी नॉर्मल होगा बेचारा उस माशरे के अंदर, वो कहेगा भाई क्यों दूं मैं अपने बकरी की खाल, क्यों दूं मैं अपना मोबाइल फ़ोन, तो वो आदमी या तो मारा जाएगा, या अगर वो बच भी गया लेट सपोज, तो उसके घर वाले उसको ये कहेंगे कि भाई तुम सबको मरवाओगे तुम। जब स्टेट के बगैर इंसान अपनी रैशनैलिटी को, जब सोसाइटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की एब्सेंशिया में इंसान अपनी इमोशनल लाइफ को ऑर्डर करने की कोशिश करता है, तो उसमें फ्लॉस पैदा होते हैं। तो प्लेटो जो अभी बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि रैशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन रैशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस होता है उस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, उस ओवरऑल लाइफ फॉर्म से जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हैं। तीसरी बात जो है, जाहिर है कि ये प्लेटो ने तो खैर नहीं की, लेकिन अभी इसको डिस्कस कर लेना ज़रूरी है कि बाज़ कॉन्टेक्स्ट, इमोशंस के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो कल्चरल स्पेसिफिक भी होते हैं, उसमें सिर्फ स्टेट नहीं प्ले करता रोल, टेम्परामेंट्स होते हैं इंसानों के, वो भी मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक माशरा है जैसे जब तातारी आए, तातारियों ने फतह कर लिया बहुत सारे इलाके, तो
एक तातारी लीडर जो था उसने एक यानी कि जो तातारी थे वो रिलीजन के मामले में टॉलरेंट थे कि आप कोई भी रिलीजन की वो फॉलो कर सकते हो, उसको उनको इससे कोई ऐसा ख़ास सरोकार नहीं था। तो क्रिश्चियन मशीनरीज भी मौजूद थी और मुसलमान भी थे। तो एक बार उन्होंने एक क्रिश्चियन मशीनरी से पूछा कि भाई तुम ये बताओ क्या है तुम्हारा दीन, क्या कौन सा दीन फैला रहे हो तातारियों में। तो उन्होंने कहा कि हमारा दीन ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। तो उसने कहा भाई दूसरा गाल क्यों पेश कर दूं? बोले इसलिए कि माफ़ करने से खुदा खुश होता है। उसने कहा अच्छा ये है तुम्हारा दीन। उसने मुसलमान से पूछा तुम्हारा क्या है भाई दीन? तो उसने कहा हमारा दीन ये है कि अगर कोई एक चांटा मारे तो तुम भी एक चांटा मारो, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो फिर खुदा ज़्यादा खुश होगा। तो तातारी ने कहा कि भाई लोग तातारी मुसलमान हो सकते हैं लेकिन क्रिश्चियन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परामेंट जो है ऐसा ही है। हमारे उनकी जो बेंट ऑफ माइंड थी उसमें उनको जो मुसलमानों का पर्सपेक्टिव लगा वो रिलेटिवली रैशनल लगा बनिस्बत के। हालांकि दोनों इब्राहिमिक ट्रेडिशन के रिलीजन है और दोनों ये कह रहे हैं खुदा माफ़ करने को पसंद करता है, दोनों यही कह रहे हैं। लेकिन उसका ये कहना था कि जो तातारी माइंड है वो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि कोई उसके एक गाल पे चांटा मारे वो दूसरा गाल, ये उसके बस से बाहर है, ये वो नहीं करेगा। लेकिन ये वो कर सकता है कि पकड़ ले तुम्हें और फिर छोड़ दे, ये कर सकता है। तो बताने का मतलब ये है कि प्लेटो के ख्याल में जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल के प्लेन के ऊपर अभी वो बात कर रहा है, लेकिन ये वो बताता है कि आपने अगर जस्ट स्टेट डेवलप नहीं किया, उससे जस्ट सोसाइटी इमर्ज नहीं हुई, तो जस्ट सोल पैदा नहीं होगी। और जस्ट सोल कैसी सोल होती है? जो रिस्पेक्ट करती है पैरामीटर्स को और कंट्रोल करती है आपकी इंस्टिंक्ट्स को और कंट्रोल करती है आपके इमोशंस को एंड मेक्स यू अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो रैशनैलिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी इंस्टिंक्ट्स को और आपके इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर आप फेल हो जाएं अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने में तो लोग आपको जानवर समझेंगे, और अगर आप फेल हो जाएं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में तो लोग आपको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल समझेंगे। लेकिन रैशनल सेल्फ सिर्फ इसलिए सुपीरियर नहीं है प्लेटो के सिस्टम में कि वो आपकी इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से रैशनल सेल्फ सुपीरियर है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर लें, फिर मैं दूसरी तरह की बात। जी सर, आपने जब पहले बताया था कि जो एसेंस होता है वो अनचेंजेबल और इनसेपरेबल होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस करा रैशनल व्यू अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसके अंदर आपने भी बताया कि रैशनैलिटी जो है वो एनवायरमेंटली डिटरमिन्ड होती है। तो ये तो अगर एनवायरमेंटली डिटरमिन्ड तो बाय टाइम एंड बाय प्लेस चेंज होगा। नहीं, इन्वायरमेंटली नहीं। मसला ये है कि आपकी जो इमोशनल कॉन्टेक्चुअलिटी है, इमोशंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, रैशनल नहीं, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे ना तो ये सवाल आंसर हो जाएगा। इमोशंस जो हैं आपको लग रहा है कि ये इमोशन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो इमोशंस की जो लिमिट्स होती हैं वो कौन डिटर्मिन करता है? वो रैशनल सेल्फ डिटर्मिन करती है। लेकिन अगर आप एक इनसेंसिटिव माशरे में बहुत तवील अरसे तक रहें तो आपकी लिमिट्स बढ़ जाती हैं, सही है ना? जैसे फर्ज किया कि हम जिस स्कूल में थे उसमें पिटाई होती थी बच्चों की, सही है? तो हम लोगों के जो पिटाई होती थी स्कूल में, तो उस पिटाई के स्टैंडर्ड्स थे। यानी कि एक हमारी जो टीचर थी वो बहुत मोटा डंडा लेके आती थी, लेकिन डंडे से जो मारती थी वो हड्डियों पे नहीं मारती थी, यानी कि वो बड़ी इंटेलिजेंटली मारती थी
कि स्वेलिंग ना आए। दूसरे जो थे, एक टीचर थे, वो ये नहीं देखते थे डंडा कहाँ पड़ा है, कहीं पे भी पड़े वो मारते थे अपना खुल्लम खुल्ला, तो लोगों के स्वेलिंग हो जाती थी। तो आप कहें कि यार ये बड़ी अच्छी टीचर है और ये जालिम टीचर है, लेकिन सवाल ये है कि वो ये कर ही क्यों रहा है। फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है ना। लेकिन आप कहें नहीं, पिटाई तो होती ही है, पिटाई तो होनी ही चाहिए। तो अगर फर्ज किया एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें पिटाई हो रही है, तो उसमें थोड़ी पिटाई हो रही है, ज़्यादा पिटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है, ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ से पता चलेगा। अगर फर्ज किया कि सब लोगों को उल्टा लटका के उनको खूब डंडे मारे हैं, 3rd डिग्री उनके ऊपर अप्लाई की जाती है और 2-3 डंडे लगा के छोड़ दिया, तो कहेंगे बड़ा अच्छा स्कूल है, बिल्कुल सख्ती नहीं है यहाँ पर। तो ये आपने सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स। इसी तरीके से जैसे टॉर्चर है, टॉर्चर जैसे एक मूवी थी, उसमें दिखाया कि भाई एक आदमी होता है जो लोगों से उगलवाता है राज और टॉर्चर करता है। टॉर्चर की बहुत सारी टेक्निक, टॉर्चर एक्सपर्ट होता है वो। तो वो एक औरत के ऊपर टॉर्चर करता है, खूब टॉर्चर करता है, और टॉर्चर के दौरान उसे पता चलता है कि इतने दिन तक जिस पे मैं टॉर्चर करता रहा हूँ वो बेकसूर औरत, बेकसूर लड़की थी। तो उसकी वजह से वो चला जाता है गिल्ट में, गिल्ट हो जाता है उसको। उस गिल्ट की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब होने के नतीजे में उसको भेज देते हैं थेरेपिस्ट के पास। तो थेरेपिस्ट जो है उसको उसकी थेरेपी करती है, वो जो साइको एनालिस्ट होती है, और ये बताती है कि ये इसमें तुम्हें एबनॉर्मल होना की ज़रूरत नहीं थी, तुम एक ज़िम्मेदारी अपनी, जो तुम्हें स्टेट ने एक ज़िम्मेदारी दी थी, वो तुम कर रहे हो। उसके नतीजे में कभी कभार बेकसूरों को साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन यानी कि वो उसने उसकी तमाम ब्रूटैलिटी को थेरेपी के दौरान जस्टिफाई कर दिया। पूरा वक्त, पूरी फिल्म के अंदर वो यही करती रही। तो जो थेरेपिस्ट था, वो जो बंदा था जो थेरेपी ले रहा था, उसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप ये समझते हैं कि किसी अच्छे मकसद के लिए टॉर्चर करना अच्छी बात है, बोलने की हाँ, अच्छे मकसद के लिए टॉर्चर करना सही बात है। उसने कहा अच्छा, तो तुम मुझे इतने दिन से ये बता रही हो? तो वो तो सोल्जर होता है ना। वो कहती है हाँ, मैं यही तुम्हें बता रही हूँ कि चूँकि तुम्हारा मकसद नेक था, इसलिए अगर तुमने टॉर्चर किया तो ये कोई गलत बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें किसी गिल्ट में नहीं जाए, इसके लिए तुम्हें स्टेट भी माफ़ कर देगा, स्टेट को माफ़ करना चाहिए, सोसाइटी को माफ़ करना चाहिए, खुदा को माफ़ करना चाहिए, सबको माफ़ करना चाहिए। तो कहता है अच्छा ये बात है। तो फिर वो उसी को पकड़ता है उसको पकड़ के मुंह पे लगाता है टेप, और फिर उस पर शुरू करता है टॉर्चर करना, थेरेपिस्ट को ही। और थेरेपिस्ट से ये कहता है कि मुझे बताओ कि इस थेरेपी सेंटर से भागने के कौन कौन से रास्ते हैं, ये बताओ मुझे। वो नहीं बताती उसको, पर वो तो होता ही टॉर्चर एक्सपर्ट, करता है टॉर्चर करके सब उगलवा लेता है। उगलवाने के बाद वो जो लड़की होती है जिस पे इसने टॉर्चर किया होता है, जो ज़्यादा टॉर्चर की वजह से वो मेंटली सिक हो गई थी, वो भी उधर ही होती है, उस लड़की को लेके वहाँ से भाग जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रैशनल पैटर्न था उसके हिसाब से टॉर्चर जस्टिफाएबल था। एक नॉर्मल आदमी जब जुल्म करेगा ना, तो उसको उसकी जो रैशनल सेल्फ है बताएगी कि देखो तुम गलत कर रहे हो, 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 एक बेबस आदमी के साथ ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, पता नहीं ये है नहीं है। तो वो उसकी रैशनल लिमिट्स उसको बता देगी कि यू आर एक्सीडिंग द लिमिट्स, यू आर बिहेविंग इरैशनली, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। लेकिन जब वो जाए पढ़े लिखे लोगों में, थेरेपिस्टों में, और वो कहें नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक इंसान इमोशनली इनसेंसिटिव होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सीडिंग लिमिट्स बढ़ गई हैं। एक किताब है, उसका नाम है गिल्ट,
शेम, मॉडेस्टी, शेम एंड गिल्ट, मॉडेस्टी, शेम एंड गिल्ट। उसमें उसने ये आर्ग्यू किया कि देखो एक जो है एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ मिलता है, मतलब एक जेंडर जब दूसरी जेंडर के साथ इंटरैक्ट करती है, ऑपोजिट जेंडर, तो इंसान के अंदर एक फोर्स होती है जो रिपेल करती है उसको। एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा होता है, यानी कि जब एक औरत एक मर्द के साथ इंटरैक्ट करती है तो उनके दरमियान एक रिपल्शन होता है, लेकिन वो ब्यूटीफुल होता है। इट्स नॉट अगली, इट्स ब्यूटीफुल। और उसी से अट्रैक्शन भी पैदा हो रही होती है दोनों के दरमियान। अगर एक माशरे की डिमांड ये है कि सारी औरतें बाहर निकल आएं घर से, या सोशल स्ट्रक्चर है जो ये कह रहा है, तो ये जो रिपल्शन है ऑपोजिट सेक्स में, ये एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि नहीं, ये गलत है, ये एबनॉर्मेलिटी है। लिहाजा मॉडेस्टी विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू शेम। यानी कि जब आपने देखा कभी किसी को स्टेज पे खड़ा कर देते हैं बच्चे को, तो वो शर्माने लगते हैं, सब उसको देख रहे होते हैं। वो शेम है या मॉडेस्टी है? क्या आप बात करें? वो नहीं फेस कर पा रहा। हमारे स्कूल में ये होता था कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता था ना, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा, उसको दो लड़कियों के बीच में बिठा देते थे। जैसे ही दो लड़कियों के बीच में बिठाते वो बड़ा शरीफ बन जाता। और उसके बाद अगर उसने ज़्यादा ही ज़्यादा बदमाशी तो उसको एक टोपी पहना देते थे, बड़ी सी टोपी, उसके ऊपर एक फुन्ना होता था, वो हिल रहा होता था, उड़ रहा होता था, और वो रबर बैंड से यूँ लगा के वो बिठा देते थे। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग होता था उसके लिए कि मेरी इज्जत ख़त्म हो गई, अब मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी अगर आप बिठाएं बच्चे को तो बच्चा करेगा? बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा अब इस मामले में इनसेंसिटिव हो गया। अब अगर फर्ज किया कि एक माशरे के अंदर एक बच्चा लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, तो बच्चा फैमिली समझते हैं हमारा बच्चा एबनॉर्मल है, हमारा बच्चा गे तो नहीं है, लड़कों के साथ घूमता रहता है। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे माँ बाप को इस बात पे फिक्र होती है कि क्यों हमारा बच्चा लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि मॉडेस्टी थी, अगर एक मॉडेस्ट सोसाइटी के अंदर ही चलती है भाई, लेकिन अगर मॉडेस्टी आप एक ऐसी सोसाइटी में ले आए जिसमें मॉडेस्टी को वर्थ ही नहीं है, इफ़्फ़त की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर उस माशरे के अंदर क्या होगा? उस माशरे के अंदर वो बनेगी पहले शेम, और अगर आप उस शेम को ओवरकम नहीं कर पाए देन इट बिकम गिल्ट। तो चीज़ें ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होती हैं और उसके लिए फिर नई टर्मिनोलॉजी और नई विकैबुलरी कॉइन हो जाती है। तो जो प्लेटो जो बात कह रहा है वो उस सेल्फ की बात कह रहा है जो एक जाहिर है कि उसने फिर अपनी जस्ट स्टेट भी डेवलप कर, उसका भी मॉडल बनाया कि वो कैसे होगी, वो एक जस्ट सोसाइटी का भी मॉडल बनाएगा, तो जस्ट सेल्फ का भी मॉडल बनाएगा। तो जो बड़े थिंकर्स होते हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि वो जो बता रहा है उसको एब्स्ट्रैक्शन के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अगर एक ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर इंसान को बचपन से बुज़दिल बनाया जाए, क्योंकि उसकी करेज को बैकअप करने का ना माशरा मौजूद है, ना स्टेट मौजूद है, ना लॉ मौजूद है, तो फिर आप कहें ये बेगैरत क्यों है सब लोग? तो भाई वो बेगैरत इसलिए कि उनको रैशनल है बेगैरत होना, बेगैरती रैशनल लगने लगती है लोगों को। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये ना समझें कि आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट। तो प्लेटो के फ्रेमवर्क के अंदर वो इस बात का इंतज़ाम करेगा कि आपको
रैशनैलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए एक ऑर्डर होना चाहिए आपके पास। उस ऑर्डर के बगैर रैशनैलिटी फंक्शन नहीं करेगी। जैसे दुनिया में बहुत सारे, जैसे आपने कभी मैथमेटिक्स का पेपर जब लोग सॉल्व कर रहे हैं देखा, उनको बहुत सोच समझ के काम कर रहे होते हैं और सारे सवाल गलत कर देते हैं। तो ये समझना कि मैं एक रैशनल प्रॉब्लम को रैशनली डील कर रहा हूँ, इससे ये थोड़ी इंप्लाई होता है कि आप सही डील कर रहे हो, ये थोड़ी इंप्लाई होता है। दुनिया में बड़ी बड़ी हिमाकतें बहुत रैशनल समझ के की गई, लोगों ने बहुत रैशनल समझा उसको, अपने डिसीजन को, और वो डिसीजन रैशनल नहीं था, उसमें फ्लॉज थी। तो इस वजह से ये नहीं कह रहा प्लेटो के बस हर बंदा अपने आप को रैशनल समझ ले और समझे कि ये है लिमिट, ये है लिमिट। उसमें जो सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो स्टेट ऑर्डर है, ये भी मैटर करता होता है। इस प्रॉब्लम को डील करता है उसका जो तीसरा लेवल है कि रैशनल सेल्फ का सिर्फ ये काम नहीं है इमोशंस को इंस्टिंक्ट के ऊपर निगहबानी करना। असल मसला प्लेटो ये कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है भाई कि रैशनल सेल्फ इसलिए सुपीरियर है कि रैशनल सेल्फ जो है वो कंट्रोल करती है आपके इंस्टिंक्ट्स को और इमोशन को। असल मसला ये है कि रैशनैलिटी डिटर्मिन करती है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। रैशनैलिटी जो है अपीयर डिफरेंशिएट करती है बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड द अनरियल वर्ल्ड। दैट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनल सेल्फ। प्लेटो के सिस्टम में एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है और एक है वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। एक है अशिया की दुनिया और एक है आइडियाज की वर्ल्ड। वो कहता है जिस दुनिया में इस वक्त आप जिंदा हैं, ये दुनिया है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, ये है अशिया की दुनिया। वर्ल्ड ऑफ थिंग्स जो है प्लेटो के ख्याल में रियल वर्ल्ड नहीं है। इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स एन अनरियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसके ख्याल में जो रियल वर्ल्ड, रियल चीज़ होती है ना, वो पैरिश नहीं होती। इस दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जो मौजूद है वो तबाह हो जाती है, फना हो जाती है। तो हर वो चीज़ जो फ़ानी है वो रियल नहीं हो सकती। इंसान मर जाते हैं, दरख्त सूख जाते हैं, अशिया तबाह हो जाती हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि ये दुनिया चूँकि कायम रहने वाली दुनिया नहीं है, पैरिशेबल है, इसलिए ये रियल वर्ल्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारी तो आप इसी दुनिया को रियल समझते रहोगे। योर instincts and your emotion keep telling you that this world is a real world, this world is a real world, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट्स और इमोशन इंगेज करते हैं अपीयरेंस को, अपेरेंट रियलिटीज़ को। रैशनैलिटी आपको ये बताती है कि इसके अलावा कोई हकीकत मौजूद हो सकती है, और असल हकीकत जो होती है वो आइडिया होती है। यू कैन डिस्ट्रॉय अ थिंग बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द आइडिया। वाई यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द आइडिया? बिकॉज आइडियाज आर इम्पेरिशेबल। तो प्लेटो के सिस्टम के अंदर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है वो असल दुनिया है, और ये दुनिया जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, प्लेटो के ख्याल में इस दुनिया की कॉपी है। It's the replica of the world of ideas. So replication of the world of ideas is not a real world, it's a replicating world. It's a world of images, it's a world of copies. तो ये दुनिया चूँकि images की copy है, images है या copy of the idea है, इस वजह से इस दुनिया को हकीकी समझने से जो चीज़ आपको ऊपर उठा सकती है वो आपकी रैशनल सेल्फ है। तो प्लेटो के सिस्टम में ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज कहाँ से आई? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज अनक्रिएटेड है, किसी ने नहीं बनाई।
गॉड ने प्लेटो के सिस्टम में इस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को देखकर इस वर्ल्ड ऑफ थिंग को डिजाइन किया। सो दिस वर्ल्ड इज अ डिजाइंड वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज अनक्रिएटेड वर्ल्ड। तो अनक्रिएटेड जो होता है ना भाई, वो होता है रियल प्लेटो के सिस्टम में। और प्लेटो के सिस्टम में आइडिया जो है वो रियल है। क्यों? क्योंकि वो अनक्रिएटेड है। आइडिया कभी फना नहीं होता, आइडिया हमेशा रहता है। तो बहुत सारे लोग प्लेटो के इस तसव्वुर को वर्ल्ड ऑफ थिंग्स और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की जो डाइकोटमी है उसको मजहबी कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, दुनिया और आखिरत के कॉन्टेक्स्ट में। वो नहीं है, ये वो नहीं है। क्योंकि प्लेटो के सिस्टम में जो गॉड है वो क्रिएटर नहीं है। गॉड इज़ नॉट अ क्रिएटर, गॉड इज़ अ डिज़ाइनर। क्रिएटर वो होता है जो अदम से चीज़ को वजूद में लेकर है। जैसे क्रिश्चियन गॉड है, जैसे जुडाइक गॉड है, जैसे इस्लामिक गॉड है, वो क्रिएटर है। ये जो गॉड प्लेटो के सिस्टम में, ही इज़ नॉट अ डिज़ाइनर, ही इज़ नॉट अ क्रिएटर, इज़ अ डिज़ाइनर। तो ही हैज़ डिज़ाइंड द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है इस दुनिया में जो इंसान है वो इंसान कॉपीज़ है। इन तमाम इंसानों की जो रियल फॉर्म है वो एक आइडिया होगा वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर, और ये सारे इंसान क्या हैं? उसकी कॉपी है। इस दुनिया में अगर पेन है तो पेन की एक परफेक्ट आइडिया होगा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, और ये तमाम पेन उसकी कॉपी है। और इसी तरीके से इस दुनिया में दरख्त है तो वो कॉपी है उस आइडियल दरख्त की, वगैरह वगैरह। सही है? तो बेसिकली प्लेटो के सिस्टम में अगर आपके पास रीज़न ना हो, रैशनैलिटी ना हो, तो आप इसी दुनिया को रियल समझते रहोगे। तो अगर कोई इंसान इसी दुनिया में जीने मरने और इसी दुनिया को हकीकी समझता है तो प्लेटो के सिस्टम में ये दलील है इस बात की कि वो रैशनली बिहेव नहीं कर रहा। क्योंकि रैशनैलिटी बहुत जल्दी उसे बता देगी कि जो चीज़ पेरिशेबल है वो रियल नहीं हो सकती। अगर वो खुद ही पेरिशेबल है तो वो रियल कैसे होगा? अगर जिन चीज़ों से वो रिश्ते बना रहा है वो ही पेरिशेबल हैं तो वो रियल कैसे हो सकते हैं? तो प्लेटो के सिस्टम के अंदर असल में जो रैशनल सेल्फ सुपीरियर है वो इसलिए सुपीरियर है कि वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को डिस्कवर कर सकती है। चूँकि वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को डिस्कवर कर सकती है, आपकी इंस्टिंक्चुअल लेवल और आपका इमोशनल लेवल ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है हकीकत में और शराब में जो फ़र्क करता है प्लेटो के सिस्टम में वो रैशनल सेल्फ करता है। इस वजह से वो रैशनल सेल्फ को सुपीरियर समझता है। तो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, अब आप पूछ लें। यस, यस ऑफ कोर्स, यस बिल्कुल। एक सवाल ये है, प्लेटो का तो ख्याल है कि हम पर्सनैलिटी को हमें मैयार बनाना चाहिए, जो मैयार होती है बनाना चाहिए। तो जो बात उन्होंने इमोशन के बारे में कही कि खुदा आपको मैयार नहीं बना सकते तो ज़्यादा वो आप हम कहते हैं इंसानियत से निकल गया या कोई भी बात होती है, तो ये चीज़ पर्सनैलिटी में भी होती है। किसी की अकल कम, किसी की ज़्यादा, तो हम उसको कैसे मैयार बना सकते हैं? अकल कम ज़्यादा नहीं होती, क्वांटिटेटिव नहीं है ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिवली आप अकल को नहीं मेजर करते, क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। प्लेटो के सिस्टम में ये तय करना कि इंसान का इमोशनल लेवल डोमिनेट कर रहा है, इंस्टिंक्चुअल लेवल डोमिनेट कर रहा है या रैशनल लेवल डोमिनेट कर रहा है, उसके लिए प्लेटो ने अपनी एक एजुकेशन थियरी जनरेट की। और उसकी जो एजुकेशन थियरी है उसमें वो पहला जो उसका असम्पशन है वो ये कि इंसान की जो नेचुरल स्किल्स होती हैं और नेचुरल कैपेसिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो किस किस्म की उसका ब्रॉटअप क्या है। तो उसका जो ब्रॉटअप है उसके लिए प्लेटो ही कहता है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग, तमाम इंसान इक्वली पार्टिसिपेट करें, तमाम इंसान इक्वली पार्टिसिपेट करें। और जो फर्स्ट लेवल के ऊपर
फेल हो जाए वो बनेंगे स्लेव्स। स्लेव का लफ्ज तो वो इस्तेमाल नहीं करता, सर्व्स का, खिदमतगार। जो दूसरे लेवल पर फेल होंगे, इसका मतलब है कि वो इमोशंस को ओवरकम नहीं कर पाते, वो बनेंगे वॉरियर्स। और जो तीसरे लेवल पर जाएंगे, they will become philosophers. At the age of 40 years ये कंप्लीट होगी इसकी एजुकेशन। 40 years के बाद भी आप उसको फिलोसोफर को किंग नहीं बनाएंगे। उसके बाद 10 साल के लिए आप इस फिलोसोफर को आम इंसानों के बीच में इंटरैक्ट करने का मौका देंगे, क्योंकि प्लेटो के ख्याल में 40 साल का आदमी इमेच्योर होता है, बच्चा होता है। तो आप लोग सोच रहे हो जो यंग लोग बैठे, प्लेटो क्या सोच रहा होगा आप? 40 इयर्स की एज में वो होता है मैच्योर। उसके बाद उसे ही इज इक्विप्ड बाय द लीथल वेपन ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप फिलोसफी जान लेने के बाद आपके अंदर अगर एरोगेंस आ जाए, आप हर एक को जाहिल समझना शुरू कर दें, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के काबिल ना रहें, तो प्लेटो कहता है फिर इसका मतलब यह है कि वो फिलोसोफर तो है लेकिन वो किंग बनने के काबिल नहीं है। तो 10 साल तक वो सरवाइव करेगा एक आम इंसान की तरह लोगों के दरमियान फॉर 10 years। उसमें हर आदमी ये नहीं कर पाएगा। जैसे एरोगेंस ऑफ नॉलेज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, आपको आपके दरमियान बैरियर खड़े कर देती है। अगर वो 10 साल तक सरवाइव कर जाए, देन ही विल बिकम फिलोसोफर किंग। तो फिलोसोफर किंग, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, वो आदमी होगा जो नॉलेज रखता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, नॉलेज ऑफ आइडियाज जिसके पास होंगे, ही विल बिकम द फिलोसोफर किंग। वॉरियर्स के पास नॉलेज ऑफ आइडियाज नहीं होगी, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पर ही ऑपरेट करेंगे। जंग लड़ने के लिए आपको जज्बात की जरूरत होगी, लेकिन रूल करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। तो रैशनैलिटी जो है वो आपको फिलोसोफर किंग बनाएगी। लेकिन सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी में बराबर नहीं होंगे भाई लोग। जस्ट सोसाइटी में बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कैपेसिटी का होना और कैपेसिटी का इजहार होना दो अलग चीजें। इंसान इंट्रिंसिकली तो रैशनल है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पेट से सोचते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स के लेवल पर ही खुश रहते हैं। हंगर, थर्स्ट, सेक्स, एग्रेशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दैट्स इट। इससे ऊपर का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लेटो कहेगा कि ऐसे लोग जो है ना भाई, वो बनेंगे सर्व्स, वो सर्व करेंगे बस। कुछ लोग जो होते हैं, जो करेज होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, सैक्रिफाइस होती है, उनके अंदर सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड एनालिटिकल डिस्कोर्स में जाने के काबिल नहीं होते। वो कहता है ये वॉरियर्स बनेंगे, लड़ेंगे। आपने देखा है ना, बहुत सारे सोल्जर्स जो इन्फेंट्री के होते हैं, फ्रंट मैन जो असल में जंग लड़ते हैं, वो ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं देते उनको। क्यों नहीं पढ़ने लिखने देते? तालीम, आप कहते हो तालीम सबका हक है, उनको तालीम क्यों नहीं दे रहे? उनको तालीम हासिल करने से क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे उस रैशनल प्लान को जो एक सुपीरियर इंडिविजुअल ने डिजाइन किया है, और उसके लिए, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए उसमें इमोशंस की जरूरत है, जो इमोशंस मैदानों को पलट देगा। तो प्लेटो के ख्याल में इमोशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है एक रैशनल स्ट्रक्चर। दे विल रिमेन एज वॉरियर्स। तो इसका मतलब ये हो कि प्लेटो के माशरे में इसका मतलब है क्लासेस बन गई, 3 क्लास बन गई, सर्व्स, वॉरियर्स एंड
फिलोसोफर्स। तो लोग वो कहेंगे कि अच्छा फिर तो वो तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी है, तो वो कहता है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दे आर फिलोसोफर बिकॉज दे आर बोर्न विद गोल्ड सोल, दे बोर्न विद सिल्वर सोल एंड दे बोर्न विद ब्रॉन्ज सोल। उनके बस से बाहर है कि वो आइडियाज को अंडरस्टैंड करें। तो जस्टिस का क्या मतलब है? ईच अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। एंड व्हाट इज द स्टेटस? कि वो अपने लेवल ऑफ सेल्फ के मुताबिक एक्सप्रेस करे। लेकिन जो इनकी औलाद होगी, जैसे सर्व की औलाद है या वॉरियर है या फिलोसोफर है, ये एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे और ये मुमकिन है कि एक स्लेव का बच्चा फिलोसोफर बन जाए, एक वॉरियर का बच्चा फिलोसोफर बन जाए, एक फिलोसोफर का बच्चा स्लेव बन जाए। तो इंसानों के दरमियान जो डिवीजन होगी उसको डिटेक्ट स्टेट नहीं करेगी, उसकी एजुकेशन कैपेसिटी करेगी, उसकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज करेगी। तो प्लेटो के सिस्टम में बहुत सारे लोग जो प्लेटो पे एतराज़ करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन का कायल है, क्लास बेस्ड सोसाइटीज जनरेट करता है, तो वो उसके एजुकेशन सिस्टम को अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप ये चार्ज लगा सकते हैं। वो कहता है एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर जो लोग एक तरह का इल्म हासिल नहीं कर सकते, उनसे वो चीज़ें पढ़वाना या उनको वो पढ़ाने की कोशिश करना गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो इंसान, लेकिन वो जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, हर मसल डेवलप नहीं होता क्योंकि आपने उस मसल पे ज्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन इससे ये इंप्लाई भी नहीं होता कि हर मसल आपका डेवलप हो ही जाएगा। बाज़ औक़ात ज्यादा प्रेशर डालने वो मसल फट जाता है। तो इसी तरीके से ह्यूमन माइंड के अंदर भी एक कैपेसिटी नहीं होती बाज़ के अंदर कि वो अपनी इस थॉट को डेवलप, इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लेटो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझता कि लोग जो हैं अपनी इन कैपेसिटीज को इस्तेमाल कर सोसाइटी में कौन सा स्टेटस हासिल करेंगे। सोसाइटी में जो उनका स्टेटस होगा प्लेटो के फ्रेमवर्क में वो उनका एजुकेशन सिस्टम डिटरमिन करेगा। ठीक है जी। सर ये एक मैं मुझसा है ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Given Plato's ideas about emotional and instinctual thought as inferior, what does he suggest about theism? Does he consider all theists to be rational, given that they believe in an existence beyond the apparent? Beyond the apparent. जी हाँ। देखो मसला ये है कि apparent अगर you are defining appearance in terms of your five senses, सही है, तो प्लेटो कहेगा जाहिर है कि अपीयरेंस जो है वो अगर एम्पेरिकल है तो फिर तो वो रिलायबल नहीं होगी। लेकिन अगर जो रैशनल आदमी होगा ना उसके सामने जो आइडियाज होते हैं वो भी अपेरेंट होते हैं, एविडेंट होते हैं, रैशनली वो उनको एक्सेस करता है। तो वो उसके लिए अपीयरेंस सिर्फ फाइव सेंसेस के थ्रू नहीं है। व्हाट इज अपेरेंट टू हिम self-evident to that individual by using his rational skills। तो प्लेटो के ख्याल में जो एक इंस्टिंक्चुअल और इमोशनल लाइफ पे जो आदमी एक्सप्रेस कर रहा है वो ट्रांसेंड कर नहीं सकता इस एम्पेरिकल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि इंस्टिंक्ट्स और इमोशन की कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी सिर्फ रैशनल सेल्फ की है कि वो ट्रांसेंड करे उस चीज को। मिसाल के तौर पे आपकी साइट आपको ये नहीं बता सकती कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव के लिए आपको अपनी रैशनल फैकल्टीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। आपका एंगल आपकी साइट से डिटरमिन होता है, लेकिन आपका व्यू जो है वो आपके पर्सपेक्टिव से डिटरमिन होता है। तो प्लेटो के फ्रेमवर्क के अंदर आपका जो रैशनल सेल्फ है वो आपको अपीयरेंस से दूर नहीं लेके जा रहा। वो कह रहा है ये जो तुम्हारा इल्यूजन है कि ये चीज़ों को तुम देख रहे हो, तो ये जो तुम देख रहे हो इसमें जो असल चीज़ है वो उसका स्ट्रक्चर है, ना कि उसका कंटेंट। अब आपके ऊपर है कि आप कंटेंट को रियल समझ के उसके बारे में सोचते रहे। प्लेटो उसके अंदर छुपे हुए स्ट्रक्चर को जानता है। मिसाल के तौर पे दुनिया में बहुत कम लोग थे जो न्यूटन की तरह
मैकेनिकली इस दुनिया को देख पाते, लेकिन न्यूटन ने देखा। तो न्यूटन की जो कैपेसिटी है वो एक आम आदमी की कैपेसिटी से आगे की चीज है। तो अगर फर्ज किया कोई आदमी कहे कि भाई चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, तो एरिस्टोटल कहता था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पत्थर पत्थर की तरफ जाता है, हवा हवा की तरफ जाती है, मिट्टी अर्थ अर्थ की तरफ जाती है। न्यूटन ने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन ने एक ऐसा रैशनल मैकेनिज्म डिस्कवर किया जो कि मैथमेटिकली भी कंसिस्टेंट है और टेस्टिफाइबल कॉन्सिक्वेंसेस भी देता है। तो अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं न्यूटन आपको रियलिटी से दूर लेके चला गया, रियलिटी के असल में करीब लेके गया। अगर प्लेटो होता और प्लेटो के सामने ये आर्ग्यूमेंट आता तो वो कहता कि हाँ ये रिलेटिवली ज्यादा रियल है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो रियल का मतलब फिजिकलिटी नहीं है, रैशनैलिटी है। सर जी ये जो जस्ट वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट सोसाइटी स्ट्रक्चर का, तो इसमें इंडिविजुअल के ऊपर क्या रिस्पांसिबिलिटी रहेगी? इंडिविजुअल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो पोजीशन डिटेक्ट कर ले उसके मुताबिक चले। फिर जस्टिस का मतलब है नहीं, अच्छाई बुराई तो जाहिर है निकलेगी, फिर इससे निकालेगा वो, हाँ। लेकिन अभी तो चूंकि हम सिर्फ ह्यूमन नेचर को डील कर रहे हैं, हम प्लेटो की मेटाफिजिक्स को सिर्फ एक ऑन्टोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल पिछली क्लास में आप नहीं थे तो हमने उसमें ये बताया था कि हम ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त। तो हम प्लेटो की एथिक्स या मोरालिटी को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो हमने सिर्फ ये इसलिए बता दिया कि लोग ये ना समझें कि प्लेटो जो था वो तो ये कह रहा है कि स्लेव बनाओ लोगों को और वॉरियर बनाओ और फलसफियों को ले आके बादशाह बना दो। ये नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं हो तो केओस होता है, और रैशनैलिटी का काम ही चीज़ों को ऑर्डर करना है। तो माशरा एक ऑर्डर्ड वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी वो होती है जिसमें हर इंसान वो काम कर रहा हो जो वो कर सकता है। अगर फिलोसोफर को आप वो तलवार दे खड़ा कर दोगे वो नहीं कर पाएगा। जी नॉलेज सोसाइटी सब होता है ना, वो रैशनैलिटी का लेवल बढ़ा देती है, मतलब इनसेंसिटाइज कर देती है सोसाइटी, लोग वगैरह कर जाते हैं उसको। तो अब अगर ऐसी सोसाइटी में आप हैं और आप वो वाली बातें कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में आप पागल या मतलब बिल्कुल सिंगुलर आउट हो गए, तो कैसे उस सोसाइटी को तब्दील करें? मतलब कौन से सेगमेंट्स को अटैक किया जाए कि सोसाइटी में जो जहालत है, जो रैशनैलिटी का लेवल गिर गया है, दोबारा से? नहीं, मैं कोई रैशनैलिटी को प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि जब सब लोग रैशनल हो जाते हैं तो सब माशा बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आइडियाज की हिस्ट्री क्या है। जो ऑब्जेक्टिव था इस सेक्शन का वो ये था कि इंसानों के बारे में कोई राय रखते हैं, कोई राय आप रखते हैं, वो राय की बुनियाद पे आप इंसानों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर कि ह्यूमन नेचर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है और दुनिया के जो ज़हीन तरीन लोग हैं उन्होंने उसके बारे में क्या राय रखी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा प्लेटो बन जाओ, यहाँ से निकल के आपने कहा चलो भाई साहब आप आ जाए, सब लोग इम्तिहान होगा सबका, आप फेल हो गए, चले आप जाए स्लेव बने, आप कहाँ बने हुए चीफ जस्टिस बने हुए, आप ये बने हुए, आपको ये नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं प्लेटो का प्रोमोटर नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर को कैसे एनालाइज करने की कोशिश की प्लेटो ने। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। दुनिया की कोई सोसाइटी आइडियल नहीं होती। उस सोसाइटी के अंदर जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, वो आपको कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। मसलन ये कि अगर आप एक पौधा लगा सकते हैं आप पौधा लगा दें, एक आदमी जो है उस पौधे को पानी दे सकता है पौधे को पानी दे दे, एक आदमी जो है वो पढ़ा सकता है तो पढ़ा दे, एक आदमी। तो बुनियादी तौर पर जब हम आगे चलेंगे, जब हम तो अभी जो दुनिया में जो शेप कर रही है सोसाइटीज़ को, वो बेसिकली
डोमिनेट कर रहा है डॉक्स कॉमर्स थीसिस, और आपने ये बताया कि भाई कॉमर्स है जो चीज़ों को ऑर्डर करता है, सही है। तो जब सब लोग इंटरेस्ट की बुनियाद पर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज के लिए जुड़ते हैं तो फिर सोसाइटी ग्रो कर जाती है, सही है। तो इसकी बुनियाद पर ये सब कुछ आप देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। कुछ लोगों ने अपनी सेफ हेवन्स बना ली हैं, बाकी पूरी दुनिया को उन्होंने जला के रख दिया। तो बुनियादी तौर पर इन द परसूट ऑफ आवर इंडिविजुअल हेवन्स वी हैव क्रिएटेड अ कलेक्टिव हेल, है ना। तो सब आदमी अपने इंडिविजुअल परसूट ऑफ हेवन में हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो जाहिर है उसको डिटेक्ट करना और उसको डिस्कस करना, यही हम कर सकते हैं अभी तो। यस जी जी। तो ये प्लेटो का जो ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं अपनी कैपेसिटी में, तो ये किन अदवार में दुनिया में पे अमल होता रहा और फिर कब जाके चैलेंज होना शुरू हुआ? क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि स्कूल के लेवल तक तो हर बच्चे को हर चीज पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट कर देते हैं। नहीं, मसला ये कि प्लेटो का जो ये थियरी थी वो हमेशा आइडियल रही, एक्सिक्यूट नहीं हुई, सही है। और एरिस्टोटल बहरहाल जो आया, तो एरिस्टोटल ने आकर प्लेटो की क्रिटिक की। अगर आज हमारे पास आई डोंट नो कितना वक्त है कि हम इसको छेड़ सकें। अगर हम क्वेश्चन आंसर हो गए तो फिर मैं एरिस्टोटल का आइडिया, बहरहाल एरिस्टोटल रिलेटिवली ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ प्लेटो के मुकाबले में दुनिया में, और प्लेटो को ज़्यादा थ्योरेटिकली रखा गया और लोगों ने उससे इंस्पिरेशन तो ली, लेकिन उसको एक्सिक्यूट बहुत लोगों ने कम किया। लेकिन जो इसकी एजुकेशन थियरी है उसकी बुनियाद पर क्लास स्ट्रेटिफिकेशन का जो मॉडल है पूरी दुनिया में किसी न किसी लेवल पर वो प्रैक्टिस होता रहा है। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें तो चाइनीज़ के पास भी ऐसे ही था, यानी कि चाइनीज़ एक ज़माने में जो उनका स्टेट क्राफ्ट होता था, उस स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा बनने से पहले आपको एक एजुकेशन सिस्टम में से गुजरना पड़ता था। उस एजुकेशन सिस्टम में जैसे जैसे आप अपग्रेड होते थे वैसे ही वैसे स्टेट ब्यूरोक्रेसी में भी आप अपग्रेड होते चले जाते थे। इसीलिए चाइनीज़ जो थे वो बहुत ही पावरफुल उनका एजुकेशन सिस्टम रहा, और वो एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे चाइनीज़ ने यानी कि 5000 ईयर्स तक सरवाइव किया, और अभी तक अपना उन्होंने यूनिकनेस जो है वो छोड़ा नहीं है, यानी कि डिफ्यूज़ नहीं किया। इसी तरीके से जब मुसलमानों ने ऑटोमन एम्पायर जब आई, ऑटोमन्स में मेरे ख्याल में मुराद वन ने पहले सबसे पहले ये किया कि उसने, चूँकि जो ऑटोमन्स की जो पावर बेस था उसमें मुसलमान माइनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी जो थी वो क्रिश्चियंस थी। तो मुराद ने ये किया कि उसने जेनिसरीज डेवलप की, और जेनिसरीज के अंदर उन्होंने इनिशियली क्या किया, वो अपने सोल्जर्स को भेजते थे जो क्रिश्चियन बच्चे होते थे छोटे छोटे, यानी कि 8 साल के 10 साल के, उन बच्चों को वो उनके माँ बाप से छीन के ले जाते थे, और बच्चों को जब वो पिक करते थे तो वो ये देखते थे कि बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है या नहीं, तो छोटे बच्चों को वो छीन के ले आते थे। जब वो छीन के ले जाते थे तो जाहिर है माँ बाप के लिए बड़ी दुख और तकलीफ की बात होती थी कि उनके बच्चों को एक गैर मजहब के लोग सिर्फ इसलिए कि वो रूल कर रहे हैं छीन के ले जा रहे हैं, तो उनको वो बहुत रोते पीटते थे और बहुत जुल्म की बात थी। वो उन बच्चों को ले जाते थे और बच्चों को ले जाने के बाद उनको ट्रेन करते थे, उनको ऑर्गेनाइज करते थे। उनको ट्रेन और ऑर्गेनाइज करने के बाद उनकी हेल्थ का, उनकी स्किल्स का डेवलप करते थे, और डेवलप करने के बाद उनको सोल्जर बनाते थे। सोल्जर्स बनने के साथ साथ जो उनमें इंटेलिजेंट होते थे उनको फिर वो इस्लामिक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, कैलीग्राफी ये भी पढ़वाते थे, और उसके साथ साथ उनको कुरान भी पढ़वाते थे, हालांकि वो क्रिश्चियन होते थे। उसके बाद उनको ऑफिसर्स में अपग्रेड कर देते थे और अपग्रेड कर देते, तो उनकी जो आर्मी होती थी उसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस होते थे जो कि ट्रेंड होते थे। उसके बाद जब वो एक ख़ास वक्त तक सर्व कर देता था तो उसके बाद स्टेट की तरफ से उसको अपने इलाके के अंदर
एक ऑफिसर पोस्ट देकर वो वापस भेज देते थे। तो होता वो क्रिश्चियन था, और वो जब बच्चा था, जब वो गया था, और जब वो आया है तो वो एक जेंटलमैन बनकर आया है। इस वजह से लोग खुश हो गए इस बात पर। तो कुछ अरसे के अंदर जेनिसरीज के अंदर जब लेके जाया जाता था, पहले लोग दुखी होते थे। बाद में क्या हुआ, जब वो उन्होंने इसे एक सिस्टम समझ लिया, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब उन्होंने उसे सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन समझा, तो वो क्या करते थे, सब अपने क्रिश्चियंस जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को लेके खड़े हो जाते थे, और उनके कद भी ऊंचे करते थे कि ये किसी तरह जेनिसरीज में चले जाए। उसमें वो सोल्जर बनते थे, वो जंगे भी लड़ते थे, लेकिन वो अपग्रेड भी होते थे। तो बताने का मतलब ये होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम का जो मॉडल है, सिस्टम की इन कोऑपरेशन का जो मॉडल है, जो प्लेटो ने डेवलप किया, उसको दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों ने इख्तियार किया। जैसे पाकिस्तान में आपने ये सुना होगा, ये एक जुमला कि हमारी यूथ बड़ी जो है वो है क्या, टैलेंटेड है। एक तो यूथ टैलेंटेड है, और यूथ क्या है, एक्टिव है, और क्या है यूथ, हाँ ज्यादा बिल्कुल सही है, ज्यादा भी है। और हमारी यूथ बड़ी ऑनेस्ट है। सही है, ये एक सही ख्याल नहीं है भाई, ये एक गलत बात है। हर साल स्टेट क्या करती है, हर साल स्टेट लेती है एक इम्तिहान CSS का। इसके अंदर जवान लोग होते हैं, उनका एक इम्तिहान लिया जाता है, उनको इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, उनको पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है, उनको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर उसका इम्तिहान लिया जाता है। वो आपके माशरे के बेहतरीन जवान होते हैं जिनको स्टेट चुनती है, और फिर उनको कहती है आओ आके सर्व करो। तो करो ना सही तरह सर्व, हरामखोरी क्यों कर रहे हो भाई। तो वो जो आपके ख्याल में हर साल जो स्टेट नए लोग इंडक्ट कर रही है, वो अगर ऑनेस्ट होते तो ये हशर होता हमारा। इसका मतलब ये है कि जो जवान आदमी वो भी उतना ही करप्ट होता है जितना कोई दूसरा आदमी करप्ट होता है। आप अगर हर साल, स्टेट ने इंतजाम किया ना कि बूढ़े लोग सही नहीं चला रहे, तो वो हर साल इंडक्ट कर रही है ना नए लोग। तो आप क्यों नहीं कर रहे जाके ईमानदारी से काम, क्यों अपने महल खड़े कर रहे हो भाई, क्यों बदमाशी कर रहे हो, क्यों लोगों के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हो। ये इसीलिए हो रहा है भाई कि आप करप्ट हो। दुनिया में जब तक के जवान लोग करप्ट ना हो ना, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन वर्क नहीं कर सकता। एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त वर्क करता है कि जब वहां के जो जवान आदमी है ना वो बेईमान हो जाए। वो वेट कर रहे होते हैं बेईमानी करने का, वेट कर रहे होते हैं। आपने देखा कि लोग अपने माँ बाप को डिसोन कर देते हैं। आपने देखा माशरे के अंदर, लोअर क्लासेस के अंदर अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को डिसोन कर देते हैं। कह रहे हैं मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा बाप ठीक आदमी नहीं है, मेरे बाप ने ये गलती की, वो गलती की। और जो लोग पावर सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से ऊपर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे इतने फर्माबरदार क्यों हैं? उनके बच्चे फर्माबरदार, सबके बच्चे फर्माबरदार हैं, अपने बाप को इज्जत की। सारी दुनिया उनको गालियां बक रही है, वो अपने बाप को अच्छा समझ रहा है। क्यों समझ रहा है भाई वो अपने बाप को? सारी दुनिया अगर कह रही है कि बाप करप्ट है, तो हो सकता है करप्ट हो ना वो, तो डिसोन करो ना अपने बाप को। जवान हो तुम, तो दम है तो कर दो अपने बाप को डिसोन। लोग कर देते हैं अपने बाप को डिसोन। इसी तरीके से औरतें, अगर मर्द दूसरी शादी कर ले, औरत डिसोन कर देती है ना उसको, जवान औरत। एक जवान लड़की का शौहर एक दूसरी शादी कर ले, डिसोन कर देती है ना, फिर वो बेईमान है, ये चीटर। चीटिंग का क्या मतलब होता है कि अपनी बीवी के होते हुए एक दूसरी औरत के साथ उसने रिश्ता बना लिया, चीटर हो गया ना वो। तो चीटिंग कर, तो एक आदमी जाके हराम कमा के लाता है, तो उसको वो चीटर क्यों नहीं कहती, डिसोन क्यों नहीं करती? वो करे ना डिसोन, छोड़ दे अपने शौहर को, हराम कमाता है मेरा शौहर, करेगा शौहर। तो पहली बात ये होती है भाई कि ये एक बकवास, बोलने की बकवासबाजी है। ये सिर्फ वर्ड, यानी कि एक आवाजें हैं, ये आवाजें हैं जो आवाजें निकल रही हैं लोगों के मुंह से, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जिसकी मीनिंग होती है
अल्फाज की जो मीनिंग होती है ना, उसकी कॉस्ट फिर इंसान पे करता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। तो ये कहना, ये ख्याल करना कि एजुकेशन सिस्टम, आपके एजुकेशन सिस्टम आपको कब कहता है बदमाशी करो भाई? सुबह से शाम तक आपको अच्छी बातें सब बता रहे होते हैं, हर कोई अच्छी बात बता रहा है, लेकिन नतीजा बदमाशी निकल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा। दुनिया में वो पैटर्न वर्क करते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वैसा ही हो रहा हो। जो आप पढ़ा रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, तो वो कहते हैं ये पढ़ने के लिए है और ये करने के लिए। सर वो उस्ताद जो अच्छी बात बताता है लेकिन बच्चा अमल नहीं करता, ये उस्ताद के सेल्फ बिलीव उस चीज में देखिए नहीं, देखिए ये उस्ताद के बस के बाहर है। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जो फर्ज किया कि एक इंसान को आपने स्विमिंग पूल में तैरना सिखाया है और आप उसको स्विमिंग पूल में तैरना सिखा के आप कह रहे हैं जाओ अगेंस्ट द करंट तैरो समंदर के अंदर, वो नहीं तैर पाएगा। अगलब इम्कान, जैसे हम फिशिंग पे कभी जाते हैं ना, तो वो पहले मुझे डर लगता था, तो उसने मछेरे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि मैंने कहा यार आराम से चलाओ, कहीं गिर ना जाए, तुम तो तैर लोगे, हम तो बोलेंगे देखें हम लोग तो इतनी दूर हैं किनारे से, आप फौरन ही मर जाओगे, मैं आपसे 10, 15, 20 मिनट बाद मरूंगा, किनारे पे तो मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो तैरना तो मुझे आता है, लेकिन तैर के मैं समंदर तो नहीं क्रॉस कर सकता है ना भाई। मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि मैं पानी पे खड़ा रहूंगा, तो लेकिन अगर कोई मदद, यहाँ पे तो कोई मदद नहीं आएगी। हम हाँ नेचर कर लेंगे तो हम एपिस्टेमोलॉजी पे आएंगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे कि सेंस एक्सपीरियंसेस की क्या लिमिटेशन है, हम ये भी बताएंगे कि रैशनैलिटी की क्या लिमिटेशन है, फिर हम ये भी देखेंगे कि इंट्यूशन की क्या लिमिटेशन है। तो उस वक्त फिर हम इसको देखेंगे। प्लेटो के सिस्टम के अंदर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रीज़न ही इंट्यूशन है, रीज़न की हाईएस्ट फॉर्म। वो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसको मैं एपिस्टेमोलॉजी में हमारी इसमें से आया कि अगर मैं किसी भी अजीम लीडर दुनिया के सबकी ज़िंदगी देखता हूँ तो उसमें मुझे वॉरियर वाली बात नज़र नहीं आती, इवन दो वो बन सकते थे, लेकिन वो फिलोसफर नहीं होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि उनके डिसीजन जो है ज़्यादातर इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। हाँ, ये सही है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन प्लेटो का ऐसा नहीं है। प्लेटो के ख्याल में नॉलेज की डिवाइडिंग लाइन है। पहली लेवल के ऊपर वो कहता है इंसान इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करता है, दूसरे में वो इस्तेमाल करता है सेंस एक्सपीरियंसेस को, तीसरे लेवल पर वो इस्तेमाल करता है रीज़न को, और चौथे लेवल पर वो इस्तेमाल करता है प्योर रीज़न को। सही है? तो लेकिन ये रीज़न ही कहता है उसको, रैशनैलिटी ही कहता है। तो हो सकता है आपका ये ख्याल ठीक हो इंस्टिंक्ट्स का, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है इस प्रॉब्लम को हम टेकअप नहीं कर रहे। सर एक क्वेश्चन जी 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 भाई। या फिर प्लेटो के मुताबिक बात करूं या जो सवाल है मेरे नहीं आप जो है वो करें। विल पावर से मुराद ये कि प्लेटो ये कह रहा है कि जो फिलोसफर है वो जो सर्व कर रहा है वो फिलोसफर नहीं बन सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम जो पहली स्टेज पे फेल हुआ वो सर्विंग में आ जाएगा, जो उससे सेकंड स्टेज पे फेल हुआ वो किसमें आ जाएगा, वॉरियर में। थर्ड वाला कहाँ जाएगा, फिलोसफर पे। वो 10 साल उसी माशरे में रहते हुए वर्कआउट करेगा, उनके जवाब देगा, उनके एक्सपीरियंसेस को एज अ मौलाना वो जो मौलाना का यूज़ किया। There is no will power. प्लेटो के उसके अंदर ये चीज़ के पावर इंसान को आपको पता है चेंजिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि मैं खुद एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। सो सर इसके तहत मैंने ये सवाल रेज किया कि तीनों चीज़ों में कहीं पे वो चीज़ नहीं आई जो मैं महसूस करता था। नहीं वो सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग महसूस कर रहे होते हैं, वो दूसरे उसको थियोराइज नहीं कर रहे होते। लेकिन प्लेटो के सिस्टम में
जो एक्सिक्यूशन ऑफ आइडियाज़ है, उसकी जो सोर्स है वो रैशनैलिटी है, सही है। विल टू पावर जो है, वो नीचे और वॉलंटरिस्ट जो है ना वो करते हैं उसको। लेकिन जाहिर है कि प्लेटो के ख्याल में जब उसकी आप मॉरल थियरी वगैरह करेंगे तो वो आपको बताया कि इल विल जो है, वो वीक विल जो होती है वो आपको इमोरलिटी की तरफ लेके जाती है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन नेचर को देखने का एक पर्सपेक्टिव क्या है, और उसकी डायनामिक्स से आपको जो चीज़ समझनी है वो ये कि हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और उसमें पॉसिबिलिटी है मिस्टेक करने की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। मलाहत साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं सर। जी तो मैं अगर अवसर भी तो सारी लफाजी जो हम आप बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ लफाजी रह जाती है, क्योंकि तो आपने जो भी बताया कि जो नजरियात जो फिलॉसफर जो हम पढ़ रहे हैं जो पढ़ेंगे उन सबको रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है, तो फिर उनमें कोविड से क्या पता रह गया? नहीं, उसमें ठीक है। देखिए मसला ये होता है कि फिलोसोफर्स जो होते हैं ना दुनिया में जितने भी, वो अपने आइडियाज़ जो जनरेट करते हैं ना वो आम लोगों के लिए नहीं होते। वो आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं इंटेलिजेंशिया, जो सेकंड लेयर होता है। वो इंटेलिजेंशिया उन आइडियाज़ में जो उनको समझ में आते हैं या उनको काम के लगते हैं उनको वो एक्सिक्यूट कर देते हैं। फिलोसोफर्स नहीं करते। मिसाल के तौर पे मार्क्स जो है वो उसने जो आइडियाज़ दिए, मार्क्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, लेकिन लेनिन ने इम्प्लीमेंट कर दिया, स्टालिन ने इम्प्लीमेंट कर दिए, माओ ज़ेतुंग ने कर दिए, कास्ट्रो ने कर दिए, चे गुवेरा ने कर दिए, तो बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आप कहें कि वो मार्क्स के लेवल के आदमी नहीं है, वो मार्क्स की जब बच्ची मरने लगी तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारी बच्ची मर रही है तो तुम उसके लिए कुछ, उसने कहा ये मर रही है तो मरने दो, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे बहुत सौ की बच्चियाँ मरने से बच जाएंगी। तो अब आप ये मैं मार्क्स को आइडियलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो आइडियाज़ जनरेट करते हैं ह्यूमन हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर। कुछ लोग उन आइडियाज़ को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, वो समझ लेते हैं और वो उसे कर गुजरते हैं, लेकिन जब भी वो उसको करने जाते हैं वो उसकी पूरी टोटलिटी के साथ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे मार्क्स ये कहता था कि कैपिटलिज्म कहाँ पर कामयाब डिफीट खाएगा, जहाँ पे कैपिटलिज्म अपने उरूज पे होगा, जैसे जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर या बरतानिया के अंदर। लेकिन इन तीनों जगह पर सोशलिज्म कभी नहीं आया। सोशलिज्म कहाँ पे आया? रशिया में आया। क्यों? रशिया में तो उस वक्त कैपिटलिज्म मौजूद ही नहीं था, फ्यूडलिज्म था, तो फ्यूडल माशरे के ऊपर उन्होंने एक्सिक्यूट किया। तो जब लेनिन से लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ पर मार्क्स तो कहता था कि कैपिटलिज्म जो है होना चाहिए, तो उसने कहा नहीं, कैपिटलिज्म तो यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ लेकिन इंपीरियलिज्म यूनिवर्सलाइज हो गया है और हम एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, लिहाजा हम ये करेंगे। तो बताने का मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप मार्क्स को माइनस कर दें तो दुनिया में बहुत सारे इनकलाबात नहीं होंगे, नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि वो थिंकर था। पोएट्स जो होते हैं आप देखें कि ये एक अलग बहस है। जैसे एक आदमी है रिचर्ड रॉडी, उसकी किताब जो है उसमें उसका ये है कि विक्ट्री ऑफ फिलॉसफी ओवर पोइट्री और विक्ट्री ऑफ पोइट्री ओवर फिलॉसफी। तो ये डायनामिक्स इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में रही हैं कि कभी फ़लसफ़ी जो हैं वो पैरवी करते हैं आर्टिस्टों की और कभी आर्टिस्ट जो हैं वो पैरवी करते हैं फ़लसफ़ियों की। जिस दौर का फ़लसफ़ी प्लेटो है उसमें आर्टिस्ट ने पैरवी शुरू कर दी थी फ़लसफ़ियों की। आप देख लेना, आपके पास जितने बड़े बड़े पोएट्स हैं जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ या इकबाल, तो क्या उन्होंने क्या बेनिफिट नहीं हुए फ़लसफ़ियों से, इन्फ्लुएंस नहीं हुए बर्क्सा से, नीचे से और अपना गोल्डज़ेयर से और बहुत सारे लोगों से। इसी तरीके से वो जो हैं फैज़ अहमद फैज़ मार्क्स से तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन वो
जो पोइट्री प्रोड्यूस करते हैं वो महमेज देते हैं जज्बात को, वो जज्बात को भड़काते हैं। फ़लसफ़ी जो है वो आम तौर पे आपको जज्बात को ठंडा रखने को कहता है, वो जज्बात को कंट्रोल करने को कहता है। लेकिन कुछ ऐसे फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने इमोशंस को भी बहुत ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया, लेकिन ज़्यादातर कम से कम प्लेटो उस तरह का आदमी है जो ये कहता है कि भाई आपको अपने रीज़न को की बुनियाद पे डोमिनेट करना है, ना कि इमोशंस वगैरह की बुनियाद। ठीक है, आज हम यही रोक लेते हैं, सही है।